दिया। तो अपन कहेंगे देखो भाई बोर मॉडल ऑफ एटम जो है ना, उसमें अपन लिखेंगे फर्स्ट पोस्टुलेट था कि कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। तो अपन ने कहा था कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्सेस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन 1 लिखा था। सेकेंड पोस्टुलेट अपन ने लिखा था कि ओनली दोज ऑर्बिट एग्जिस्ट हुज एंगुलर मोमेंटम इज जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। सो इंटीजर से राइट ना, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय h by 2 pi, ये अपन ने बोला था। तो अपन ने कहा था कि भाई एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है एंड दैट शुड बी इक्वल टू nh upon 2 pi, n इज इंटीजर और h upon 2 pi लिखा था, ये होता है। तो एक अपन ने इक्वेशन ये लिखा, ये सेकंड पोस्टुलेट अपन डिस्कस किए थे। जो अपन ने थर्ड पोस्टुलेट लिखा था ना, तो अपन ने थर्ड पोस्टुलेट जो मैंने लिखा था, वो थर्ड पोस्टुलेट था कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन, थर्ड पोस्टुलेट में अपन ने ऐसे कहा था कि वो जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा, तो अपन ने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी इमिट करेगा और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाना है, तो भाई उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होगी, तो एनर्जी एब्सॉर्ब। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले से हायर शेल में है, अपन ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले से हायर शेल में है, तो अपन कहेंगे भाई अगर वो पहले से हायर शेल में है, तो अगर कोई हायर शेल से ड्रॉप करेगा लोअर शेल में, तो हायर शेल की एनर्जी ज्यादा होती है, वो अभी दिन कैलकुलेट करेंगे। तो वो लोअर शेल में आएगा, तो अगर इधर एनर्जी ज्यादा होती है और इधर एनर्जी कम होती है, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी कम होगी तो जाएगी कहाँ एनर्जी, इमिट होगी। तो एनर्जी, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना शेल चेंज करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, थर्ड पोस्टुलेट था एनर्जी of electron will change only if it changes its shell। और इसमें अपन ने थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के लिखा भी था। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना शेल को चेंज करता है, तो फिर उसकी एनर्जी चेंज होगी। हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो कम हो जाएगी एनर्जी, और लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अपन कहेंगे देख भाई एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ये तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। सो अगर अपन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट अगर अपन चेक करेंगे ना फर्स्ट पोस्टुलेट से, तो दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट, वी कैन राइट, मैं इससे लिख सकता हूं, एक आर को कैंसिल कर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू एम वी, अपन ये लिख सकते हैं, इसको अपन इक्वेशन 3 बोल देते हैं। फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, अगर अपन सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, तो अपन लिखेंगे देखो भाई, सेकंड पोस्टुलेट होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ऑब्वियसली बातें करना ही पड़ेगा, ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग। ठीक है, तो मैं इसको रीअरेंज भी कर दूंगा, एंड रीअरेंजिंग वी गेट, चलो देखते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं। तो मैंने लिखा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर
n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा, रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक एम ले लिया और एक वी स्क्वायर ले लिया, तो आर स्क्वायर को उधर ले जाओ और एक एम लिखा है आपने तो एक एम को भी इधर ले जाओ, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ये बन जाएगा अपना इक्वेशन 4। ये मिल गया अपने पास इक्वेशन। अब अपन कहेंगे देखो, मैंने पोस्टुलेट से इक्वेशन 3 बनाया फर्स्ट पोस्टुलेट से, इक्वेशन 4 बनाया सेकंड पोस्टुलेट से, और दोनों ही केस में m is mass of electron, v is velocity of electron, m is mass of electron, v is velocity of electron, इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 भी है, तो 3 और 4 को अपन इक्वेट कर देते हैं, तो देखते हैं फिर क्या मिल गया। तो 3 और 4 को इक्वेट करेंगे, ये भी mv स्क्वायर इतना होता है, ये भी mv स्क्वायर इतना होता है, अगर दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अपन कहेंगे कि z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, इसको इक्वेट करूंगा तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m और r स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई ये तो कैंसिल हो गया, और r के लिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं। चलो r के लिए, इससे r के लिए रीअरेंज करते हैं, सो आई विल गेट दैट r विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, बाकी को नीचे ले जाते हैं, तो अपन कहेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और फिर अपने पास m के z स्क्वायर मिल गया अपन को, ये मिल जाएगा अपन के पास r का वैल्यू, ये अपन को इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5। तो ऑब्जर्वेशन से अपन को ये पार्ट अपन ने पोस्टुलेट को यूज करके अपन ने ये पार्ट कैलकुलेट किया। इससे फायदा क्या, तो अपन कहेंगे इन इक्वेशन 5, ठीक है ना, तो अपन लिखते हैं इन इक्वेशन 5 द कांस्टेंट्स आर, अपन को पता है वहां बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन 5 में, तो इसमें n तो कांस्टेंट नहीं होगा, बट h is a constant 6.626 into 10 to the power of minus 34 जूल सेकेंड्स, अपन ने mks यूनिट लिखा है। अगर h की वैल्यू को अपन को अर्ग्स पर सेकंड लिखना है, तो एक अर्ग, इसको ना अर्ग्स में लिखना है, तो क्या करेंगे अपन, अपन को पता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 to the power of 7 अर्ग्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा, h का वैल्यू अर्ग्स में 6.626 into 10 to the power of 7, उससे हटाएंगे तो 4 ऐसे कर देंगे, लेकिन अर्ग्स इज अ सीजीएस यूनिट, और अपन को पता है कि आप हमेशा कैलकुलेशन मुझे इसमें एमकेएस यूनिट में बताते हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट अपन को पता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। H इज अ कांस्टेंट, पाई अपन को बताने की जरूरत नहीं किसी को, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, फिर अपन को E गिवन है, E विल बी इक्वल टू 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs, किसी को बताने की जरूरत नहीं, पाई को आपको बताने की जरूरत नहीं है, इनमें ये तो कांस्टेंट्स है। अगर अपन हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो अपन कहेंगे देख भाई हाइड्रोजन एटम के लिए n का वैल्यू 1 होगा, n इज नंबर फॉर द शेल, ओनली दो शेल एग्जिस्ट, वो नंबर फॉर द शेल, तो हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है, और z इज एटॉमिक नंबर ऑलवेज, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। पाई का वैल्यू अपन को पता है क्या होता है, किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इन सबको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और कैलकुलेट कर लेता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस
substituting constants in equation 5, we get radius of hydrogen atom और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये मुझे रेडियस मिल जाएगा हाइड्रोजन एटम। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो n और z इसके अलावा तो बाकी सारे का वैल्यू कभी चेंज होते ही नहीं भाई। इन दोनों को छोड़ के आप एटम कोई भी ले लो, ये थोड़ी चेंज होंगे। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम होगा तो एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, या कोई दूसरा शेल होगा तो मैं शेल को चेंज कर लूंगा। तो भी अपन कहेंगे कि इन दोनों को छोड़ के इस इक्वेशन में, इन दोनों को छोड़ के इस इक्वेशन में बाकी सब तो कांस्टेंट ही है ना। तो अपन लिख सकते हैं फिर अगर कोई दूसरे एटम का रेडियस कैलकुलेट करना होता तो अपन कहते हैं ये दोनों अलग होते हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। तो मैं लिख लेता टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी एटम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी एटम। अगर मुझे किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है r, तो मुझे r लिखना पड़ेगा। द r विल बी व्हाट, r विल बी इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। ये हो जाता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। भाई अगर हाइड्रोजन होता तो n भी 1 होता और z भी 1 होता, तो इतना ही वैल्यू आ जाता 0.529। हाइड्रोजन के अलावा मान लो अपन ने कहा हीलियम है, हाँ तो z चेंज होगा। अब शेल और बता दो कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तो n लिख लेता हूं। तो अपन बता देंगे कि भाई ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे पास फॉर्मूला है फॉर ऑल, किसी भी एटम के लिए आप बता दो, मैं रेडियस कैलकुलेट कर दूं। और अपन कहेंगे दिस रेडियस जो अपन ने लिखा हुआ है ना, रेडियस, इधर रेडियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। हम सबको पता है अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल, अगर अपन किसी पीरियड की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहां से यहां अपन पीरियड की बात करते हैं, और ग्रुप होता है तो अपन टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। ऐसे बात, किसी भी पीरियड में नंबर फॉर द शेल हमेशा कांस्टेंट रहता है। अपन अगर किसी भी पीरियड की बात करेंगे तो उसमें नंबर फॉर द शेल कांस्टेंट होता है। लेकिन जब अपन पीरियड में एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बट शेल नहीं चेंज होता। तो अपन कहेंगे देखो भाई, नंबर बढ़ने की वजह से रेडियस कम होता है। कोई डाउट नहीं ना किसी को? मतलब कि मैंने बोला कि भाई यहां से यहां जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन शेल का नंबर नहीं बढ़ेगा, किसी को डाउट नहीं? ठीक है, यस सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख शेल का नंबर अगर कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। फिर अगर एक ही पीरियड की बात करेंगे तो अपन को पता है कि अगर अपन एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ना, लेकिन और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है किसी भी पीरियड में जब अपन एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से, ये तो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू बढ़ने से रेडियस डिक्रीज होगा। मतलब जो बोर ने कैलकुलेट किया वो पीरियोडिक टेबल में भी वैलिड है, मतलब इसका वैल्यू अच्छा हुआ, मतलब ठीक कैलकुलेट कर रहा है। तो मतलब उसका जो रेडियस कैलकुलेशन है दैट इज एन एग्रीमेंट विद द पीरियोडिक टेबल। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, टॉप टू बॉटम बताओ रेडियस क्या होगा? तो अपन कहते हैं टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है। अगर टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ेगा तो अपन कहेंगे देख भाई टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इधर तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और एन भी बढ़ता है, नंबर फॉर द शेल भी बढ़ता है। तो अपन कहेंगे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और शेल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें स्क्वायर है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। मतलब अगर n का वैल्यू थोड़ा भी बढ़ा ना तो बहुत चेंज आएगा इसमें, क्योंकि वो स्क्वायर है। आप n की वैल्यू का डबल करो ये 4 टाइम बढ़ेगा।
लेकिन इसके वैल्यू को डबल करो तो ये मतलब हाफ हो जाएगा। क्यों? इसमें स्क्वायर नहीं है ना। मतलब शेल आर मोर डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर रेडियस। मतलब अगर आप शेल बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि शेल बढ़ाने से वो उसका नंबर स्क्वायर होता है, जेड का स्क्वायर। इसलिए वो इसको भी करेक्ट एग्रीमेंट में दे रहा है ग्रुप को, कि अगर अपन टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो उस केस में टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ेगा। मतलब बोर ने जो रेडियस अपन को कैलकुलेट करके बताया था उसमें सारी चीजें आ रही थी जो हमारे लिए आनी चाहिए एक पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मतलब फिर तो ये अच्छा मतलब कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब मुझसे कहा गया अच्छा ठीक है, मैं रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं किसी भी एटम में। Z इज एटॉमिक नंबर, N इज नंबर ऑफ द शेल। अब अगर मान लो मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मैं किसी भी शेल में वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। तो आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लो, v इज इक्वल टू लिख लो आप, दैट v विल बी इक्वल टू 2.18 into 10 to the power of 6 into मैं लिख लूंगा z by n। ये फॉर्मूला बना दो वेलोसिटी कैलकुलेशन। लेकिन इसमें यूनिट में मीटर पर सेकंड लिखने वाला हूं, दैट इज एमकेएस यूनिट, व्हाट वी राइट मीटर पर सेकंड, और अपन जनरली अपन एमकेएस यूनिट में ही लिखते हैं। अब अपन कहेंगे सर देखो रेडियस तो आपने बता दिया कैसे कैलकुलेट किया, एक बार ये और बता दो कि वेलोसिटी आपने लिखा कैसे। तो पता मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है अपन को वेलोसिटी ऑफ द शेल बताना ना। शेल मतलब यहाँ अपन ने शेल की बात की थी, कौन एक्सेस करेगा, तो अपन वेलोसिटी वहां से ले सकते हैं। सो फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, अगर अपन सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, सेकंड पोस्टुलेट मैंने यहां पर सेकंड पोस्टुलेट की बात कर ली, तो mvr इज इक्वल टू nh by 2 पाई। तो मैं यहां पर लिखूंगा v विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr। ये आ गया अपने पास वेलोसिटी। सर हाँ बोलो। ये जो पोस्टुलेट्स के जो फॉर्मूलाज है ये सिर्फ इन डेरिवेशंस के लिए या फिर हमें न्यूमेरिकल्स में भी होंगे? देख, ये डेरिवेशन आपको स्कूल में पूछ सकते हैं। सर वो फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं? अभी करेंगे ना अपन, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो मुझसे v इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आर क्या लिखा है? देखो भाई मुझे सर घर वालों नीचे की वाला आवाज ज्यादा आ रही फॉर्मूला, थी, तुम्हारी कम। बोलो। सर नीचे वाला फॉर्मूला। इसमें v इजिकल टू आ गया मेरे पास nh अपॉन 2 पाई, m इधर लेके आया और r इधर लेके आया। तो वो टू एन एच बाई 2 पाई एम आर है ना? हाँ, ओके सर। तो अपन क्या करेंगे ना, यहाँ जो r लिखा हुआ ना, ये वाला r इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो अपन लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग r from equation 5, r from equation 5। तो from equation 5 we get, चलो देखते हैं क्या बना। तो अपन कहेंगे v विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। अब r को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उधर लिखा हुआ है। तो अपन लिखेंगे देखो सर, इधर n स्क्वायर h स्क्वायर आएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा उधर। तो अपन लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर m और k z स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपन कहेंगे इसमें वेलोसिटी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये काफी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो 2 कैंसिल ये हो जाएगा, 2 बचा मेरे पास, तो बस 2 बच गया ऊपर। अब मैं कहूंगा एक m भी कैंसिल हो गया, राइट, और n और h कैंसिल हो गए, ठीक है, एक पाई कैंसिल हो गया। अपने आप भी लिख सकते हो तुम, तो मैं लिख लूंगा 2
एक पाई बच गया, के जेड ई स्क्वायर बचा और डिवाइडेड बाय एन एच बच गया। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब इसमें z और n को छोड़ के देखो, z और n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो आप z और n को छोड़ दो, z ऊपर है n नीचे है, z और n को छोड़ दो, बाकी कांस्टेंट लिखो तो यू विल गेट दिस मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब देख लो, on substituting the value of constants we get that expression of velocity. सबको समझ में आया वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे है? तो एक्चुअली मैंने पहले इसलिए लिख दिया था कि बिकॉज मुझे ये इक्वेशन बहुत जरूरी चाहिए, इनको अलग से लिख के रखो आप, क्योंकि क्वेश्चंस बेस्ड उन्हीं पे होंगे जो अपन कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन सर, ये वाले जो पॉइंट 1 में ये इक्वेशन, पॉइंट 2 में ये इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ radius calculation for any atom or calculation for velocity in any atom in any shell. Third, we can write that energy of electron in the shell or energy of the shell. So energy of electron in the shell, of electron in shell or the energy of shell, energy of shell. ये कैलकुलेट, तो एनर्जी ऑफ द शेल कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दैट एनर्जी ऑफ एनी शेल अगर मुझे बताना है तो एनर्जी ऑफ एनी शेल आई विल राइट दैट इट विल बी इक्वल टू -13.6 into z square upon n square। लेकिन सभी केसेस में आप यूनिट का ध्यान रखना, ये जो एनर्जी का यूनिट मैंने लिखा है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, this is electron volt per atom. So that is how I can calculate the energy of the shell. So energy of electron in any shell in any atom, क्योंकि एटम के लिए z डिफरेंट होगा, any shell के लिए n का वैल्यू डिफरेंट होगा। जो नीचे मैंने ये लिखा हुआ है ये n का वैल्यू लिखा हुआ है, नंबर ऑफ द शेल इससे लिखा हुआ है। The equations are more important for us, इसलिए मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, बाद में आपको डेरिवेशन की बात करूँ, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है सर ये आया कैसे, आप ये बता दो। तो एनर्जी ऑफ शेल के लिए अपन क्या करेंगे, देख भाई इलेक्ट्रॉन जो बोर एटम में होता है, बोर राइट ना, एटम जो अपन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो एटम तो अपन ने ऐसे लिखा भाई न्यूक्लियस है और उसके अराउंड शेल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस शेल में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा देखो एक तो एनर्जी हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और एनी एनर्जी रिलेटेड टू द अट्रैक्शन और रिपल्शन उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं। तो अपन कहेंगे अगर मुझे एनर्जी ऑफ द शेल या टोटल एनर्जी ऑफ द शेल कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। तो इन दोनों में अट्रैक्शन है तो इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी कहा, और अपन कहेंगे इनमें अट्रैक्शन सिर्फ थोड़ी होता है, तो मूव भी कर रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन is attracted to the nucleus but it is also moving, or if it is moving it will also have a kinetic energy। तो अपन कहेंगे जो टोटल एनर्जी ऑफ द शेल होगा इलेक्ट्रॉन, और टोटल एनर्जी ऑफ द शेल, जो एनर्जी शेल की होगी वही इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का होगा जो उस शेल में होगा। तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, सो मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा, एंड इट इज अ मूविंग पार्टिकल इन अ शेल, सो मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी में कैलकुलेट, काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल। अपन एक काम करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। मान लो मुझे, फिर अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा ना, तो आई विल राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 3, लिख दूं 1/2 1/2। तो इक्वेशन 2 से वी नो दैट
इक्वेशन 3 से kz स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल वी गॉट दैट मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया सो देयरफॉर आई विल राइट दैट द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दैट इज हाफ k z स्क्वायर अपॉन r इज द काइनेटिक ये काइनेटिक एनर्जी तो अपन कहेंगे ठीक है अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई एक बात अपन को पता है मैं बी पार्ट लिख लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी वैसे एक बात अपन सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस तो अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा तो अपन कहेंगे देख भाई Q1 Q2 ले लो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर फोर्स आपको पता तो है कैसे लिखते हो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही तो होता है ZE इसके अंदर चार्ज होता है E इसका चार्ज होता है तभी तो आप kz स्क्वायर लिखते हो डिवाइडेड बाय r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज kz स्क्वायर अपॉन r दैट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स तो अपन कहेंगे ठीक है आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख लो फोर्स में लिख सकता हूं k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर दैट इज द फोर्स एंड इनटू डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है दैट इज r r तो कैंसिल हो गया सो आई गॉट द पोटेंशियल एनर्जी एज k z e स्क्वायर अपॉन किसी को डाउट है तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है दिस इज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स वो r है अगर r है तो मैंने यहां पर r से मल्टीप्लाई किया एक r कैंसिल हुआ आई गॉट दिस अब अपन को एक बात हमेशा पता है मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन में क्या साइन लिखना होता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिपल्शन में क्या साइन लिखना होता है मैंने साइन के बारे में आपको बताया यस सर यस हाँ सर क्या बताया था सर अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव होता है और रिपल्शन के लिए निगेटिव होता है बताओ भाई कोई और बताएगा नहीं कोई नहीं बताने वाला ठीक है तो अगर किसी पार्टिकल में अपन कहेंगे ठीक है मतलब मैंने बता तो रखा ही है सो अपन क्या करेंगे अच्छा बताओ अगर मान लो दो पार्टिकल में अट्रैक्शन होगा तो उनकी एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी कम होगी कम होगी तो फिर अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव होगा एनर्जी अगर दो पार्टिकल आपस में रिपेल करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है अगर दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं तो उनमें अट्रैक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा माइनस यस चलेगा देखो मतलब जिसने बताया था अभी थोड़ी देर पहले उसने मतलब अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव बताया और रिपल्शन के लिए नेगेटिव बताया कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे बताया तो मतलब आई वांट इंटरेक्शन ना भाई ठीक है ना अपन इंटरेक्ट करोगे अभी उसने गलती की ना आप कभी नहीं करेगा वो उसे पता है सर ने फिर उसे बताया था कि क्या करना होता है तो अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा तो अपन कहेंगे देख भाई आप कोई भी एटम लिखो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो एटम में वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा इसका मतलब है उसका एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि उनमें अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस पॉजिटिव तो अपन क्या करेंगे इसमें अपने आप ही साइन लगा देंगे और ये साइन सिर्फ सिग्निफाई कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन है ना नेगेटिव साइन बिकॉज potential energy is negative for attraction
अगर दो पार्टिकल में अट्रैक्शन होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होगी। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास माइनस ए जेड स्क्वायर अपन आर लिख लेंगे अपन भाई, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, टोटल एनर्जी आ गया शेयर। तो अपन कहेंगे सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ सर कैसे आया, तो अपन कहेंगे हाँ सर वो रिपल्शन के लिए फिर पॉजिटिव होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अट्रैक्शन के लिए अगर नेगेटिव है तो रिपल्शन के लिए पॉजिटिव बताएंगे। रिपल्शन होगा ना, जैसे रिपल्शन होता है तो दूर भागते हैं एक दूसरे से, तो रिपल्शन तभी पॉसिबल है जब एनर्जी ज्यादा होगी। तो अपन बता देंगे भाई ये ठीक है। तो अपन को क्या पता चल गया, अपन लिखेंगे भाई देखो, ई टोटल एनर्जी ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं अपन। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा अपन ने, दैट इज माइनस के जेड स्क्वायर, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस लिखा अपन ने काइनेटिक एनर्जी हो गया अपने पास 1/2 के जेड स्क्वायर अपन by R. Yes. ये -1 हो गया और ये हाफ हो गया प्लस, तो माइनस हाफ बच जाएगा। तो अपने पास आ गया देयरफॉर एनर्जी ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा भाई, ये आ गई एनर्जी ऑफ द शेल, ये इक्वेशन बन गया अपना एनर्जी ऑफ द शेल। Okay, sir. अब अपन पता क्या करेंगे, अपन इसको अपन कहेंगे सर ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर -1/2 ऐसे करके, इसको इक्वेशन को देख के तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, फ्रॉम दिस इक्वेशन अपन कहेंगे देखो भाई एनर्जी ऑफ द शेल जो होता है ना, या टोटल एनर्जी ऑफ द शेल, इसको देख के मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस ऑफ काइनेटिक, लिख सकता हूँ ना हाँ हाँ सर। भाई, इसको नेगेटिव साइन को हटा दो तो इतना ही तो काइनेटिक एनर्जी लिखा आपने, हाँ सर। या फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा, इस फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा इसको, सर 1/2 half potential energy. ठीक है बेटा, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर लो भाई, इसको इसमें ना हाफ अगर हटा लें यहाँ से तो ये माइनस के जेड स्क्वायर अपन आर इज पोटेंशियल एनर्जी, तो हाँ सर। ये लो भाई अपने पास, मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द शेल या काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ द शेल में भी रिलेशन बता सकते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ये रिलेशन पूछोगे तो भी बता दूंगा, कैसे कैलकुलेट किया तो भी बता दूंगा, अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो भी बता दूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी पूछोगे तो भी बता दूंगा। तो ठीक है, ये तो बताओ ये इक्वेशन कहां से आया, तो अपन लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग आर फ्रॉम इक्वेशन 5, तो पहले अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट किया था फ्रॉम इक्वेशन 5, वी गेट, तो अपन कहेंगे ई ऑफ द शेल, आर लिखूं या नहीं, आपके पास है ऑलरेडी तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ई ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो है मेरे पास, लेकिन आर को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आर क्या होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ये होता है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है फिर तो एनर्जी आ गया अपने पास, एनर्जी क्या आएगा, इसको कैंसिल करता हूं 2 से, और मेरे पास एनर्जी ऑफ द शेल, एनर्जी ऑफ द शेल क्या आएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, 2 बच गया, Yes, sir. हाँ बोलो, ये वाला 2 तो रहेगा, अब k तो स्क्वायर हो गया, z भी स्क्वायर हो गया, e का पावर 4 हो गया, पाई स्क्वायर है, m भी रहेगा, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर।
ये आया अपने पास एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। अब अपन को एक बात पता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो सकते हैं, बाकी का वैल्यू चेंज होता ही नहीं। इन दोनों को छोड़ के अपन बाकी का किसी का वैल्यू चेंज होता ही नहीं। और हाइड्रोजन के लिए लिखोगे तो Z और NB1 लिख दूंगा हाइड्रोजन के लिए। तो वो बाकी जो कांस्टेंट थे ना, उनकी वैल्यू लिखी थी मैंने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बाकी सब कांस्टेंट जो गिवन है ना अपन को, तो उसको लिखा था अपन ने ऐसे, एनर्जी इज इक्वल टू 2k² e⁴ π² m डिवाइडेड बाय h²। ये वैल्यू जो है वो है -13.6। तो इसको माइनस साइन भी लगाना था मुझे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं ताकि माइनस साइन भी लगाना कंपलसरी है। और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई शेल कोई भी लिखो आप, एनर्जी तो नेगेटिव ही रहेगी। शेल कोई भी लिखो आप, एनर्जी तो उसका नेगेटिव रहेगा, होना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड हो गई। मल्टीप्लाई बाय Z² n। तो इसमें कांस्टेंट्स के वैल्यू डाल के मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लिया था। राइट, मैंने कांस्टेंट्स का वैल्यू डाल के इसको अपन ने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर तो अपन को पता चल गया। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन शायद अपन को कभी जरूरत पड़े तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये तो अपना एनर्जी वाला पार्ट आ गया। अब पहले इतना पार्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फोर्थ पॉइंट अभी और लिखेंगे अपन, फोर्थ पॉइंट भी होगा और फिफ्थ पॉइंट भी होगा, लेकिन अपन इतना कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, किसी ने कुछ पूछा है? बिल्कुल पूछा है सर। फर्स्ट क्लास 720 तक है और सेकंड क्लास 730 से है। हाँ, तो बताओ क्या करना है, मतलब 730 से मतलब क्या करना है तुमको, मतलब ब्रेक लेना है 10 मिनट्स का? हाँ हाँ सर दिया क्लास। तभी चलेगा, नहीं दिया तभी चलेगा। वैसे यस तो सर, मैं कुछ भी चलेगा वैसे तो मैं क्लास वो नहीं देता, ब्रेक नहीं देता। सर। अभी 5 मिनट हो ही गए, पढ़ा दो। 5 मिनट तो वही है। हाँ सर, हाँ 5 सर। मिनट में क्या होगा सर, आप ले लो क्लास। नहीं नहीं, यस सर, करा दो। अपन क्या करेंगे, क्लास इज टिल 8:30 ना, मैं 8:20 25 के Yes, sir. 8:20 के आसपास छोड़ दूंगा। पता ओके सर। ये जो 2 कंटिन्यूअस क्लासेस है ना, ये केमिस्ट्री की वजह से ही करवाए हैं, राइट ना? क्योंकि केमिस्ट्री में एक्चुअली सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और वो कंटिन्यूएशन जो है ना, अब जैसे अभी क्लास खत्म हो गया, मेरा कंटिन्यूएशन तो अब तो मेरा कुछ मतलब समझाने का टाइम आया, वो क्लास खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में सब समझाओ तो टाइम वेस्ट बहुत होता है, इसलिए वो कंटिन्यूएशन के लिए। और जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनका क्लास 3 आवर्स का होगा, ध्यान रखना, मॉर्निंग में। ठीक है, मैं 3 आवर्स का क्लास करने वाला हूं उनका, इंटीग्रेटेड वाले बच्चों का। मजा भी आएगा। अब मेरे ख्याल से थोड़ा AP5 बैच बनेगा ना, अगर कुछ बच्चे और आने वाले हैं अगर इंटीग्रेटेड में, तो उनको अपन को अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो उन बच्चों को अकोमोडेट करके फिर बैच सेपरेट हो जाएगा आपका। तो उस बैच को में पढ़ाना भी मुझे ज्यादा है, ये भी आपको पता है, बहुत बहुत ज्यादा ही पढ़ेंगे उसमें तो, इसलिए वो तो तैयार रहे हैं। मैंने कहा भी था, क्लास में बताया भी था मैंने इंटीग्रेटेड बैच में। चलो ठीक है, अभी तो अपन पढ़ते हैं, मैं ब्रेक नहीं दूंगा, मैं ब्रेक नहीं दूंगा। जब भी कंटिन्यूएशन में 2 केमिस्ट्री क्लास हो, ब्रेक की बात ही नहीं करना, है ना? और जब 12th में आओगे तो मैं ज्यादा बड़ी क्लास लूंगा, फिर तो 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास। ऑफलाइन होता तो क्लास ही 2.25 घंटे की होती है। चलो शुरू करते हैं बेटा अपन, हैं? अभी ऑनलाइन में थोड़ा सा सर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए सर आपने वो एनसीईआरटी का सॉल्व करने को दिया नहीं, तो वो भी करना है क्या और फर्स्ट क्या, लेसन का? बिल्कुल, मतलब इंटीग्रेटेड बैच में ना। तो सर खुद सर। नहीं, इंटीग्रेटेड बैच तो खत्म हो गया, वो तो फर्स्ट डिस्कशन भी हो गया ना, फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी का। सेकंड लेसन करना है तुमको, कल है सुबह क्लास 2 घंटे की। हाँ सर ने पूछा था। चलो ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन देने वाला हूँ,
पहले अपन पॉइंट 1 का क्वेश्चन करते हैं, फिर पॉइंट 2 का क्वेश्चन करते हैं, फिर पॉइंट 3 के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन पॉइंट 4 पे चलेंगे, क्योंकि यहां से अपन को काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हीलियम एटम। तो ठीक है, अपन कहेंगे सेकंड शेल रेडियस का। अब यहां पर अपन को क्या आएगा कि भाई हमें रेडियस का फॉर्मूला तो पता हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता हो ना, या एनर्जी का फॉर्मूला तो पता हो। इसलिए मैंने कहा था मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं पहले इनको लिख देता हूं, बाद में पहले इनको लिख देता हूं, बाद में उनका डेरिवेशन बताता हूं। क्यों? पहले तो मुझे वही चाहिए, कैलकुलेशन तो अपन वहीं से करेंगे। तो जैसे रेडियस की बात की, अब मुझे रेडियस का फॉर्मूला चाहिए। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो सब खत्म हो गया, फिर कितना भी समझाओ क्या फर्क पड़ने वाला है। या डेरिवेशन कैसे ड्राइव करोगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऐसे लिखने वाला हूं आंसर के, एन का वैल्यू सेकंड शेल, जेड का वैल्यू हीलियम है तो 2, रेडियस 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इसको लिखूंगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा 4/2। तो 0.529 मतलब कितना हो गया, पॉइंट इतना। अब अपन इसको ना कैलकुलेशन में इसको ऐसे कर लेंगे, कैलकुलेशन के लिए वो फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कैलकुलेशन तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1.6006 एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन था अपन को रेडियस का फॉर्मूला। मैंने बाहर इसलिए सभी जगह यूनिट लिखे हुए हैं ताकि आप यूनिट की गलती ना करो। तो अपन को ये मिल जाएगा, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी शेल इन एनी एटम। तो चलो अब तुम कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो भाई, थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करके बताओ, थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर 4.77 एंगस्ट्रॉम। चलेगा, हो गया, सही है। सर हाइड्रोजन में थर्ड सेल। क्यों? हाँ सर, हाइड्रोजन में 3 शेल। हाँ, सभी में होता है, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए नहीं फिल करते। मतलब शेल्स प्रेजेंस होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें। इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से अपन कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन शेल तो सभी एटम में होते हैं, है ना। इसलिए अपन को कोई भी नंबर दोगे ना, अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एटम में, मैं इधर वाले पार्ट को हटा देता हूँ। हाँ? अभी किसी भी एटम में क्या होगा ना, जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, यहाँ पर शेल्स होते हैं बहुत सारे, nth शेल तक जाएगा। nth शेल तक क्यों? आज भी अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि अपन किसी आइसोलेटेड एटम का एग्जैक्ट रेडियस बता पाए। ये सब कैलकुलेशन कर रहा है बोर्ड फॉर्मूले के बेसिस पे। आज भी अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे अपन किसी एटम का एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट कर ले। आज भी मतलब इतना मॉडर्न होने के बाद भी, हाँ, क्योंकि एटम डजंट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। गड़बड़ हो गई ना। फिर ये बोर इतने रेडियस वेडियस क्यों पढ़ा रहा अपन को? क्या ये सब गलत है क्या, सब जो पढ़ा रहा है? हाँ, उसके मॉडिफिकेशन है, उसने फॉर्मूले के बेसिस पे तो सब कुछ सही बताया। तो अगर ये भी गलत है तो सही क्या है? तो अपन कहेंगे आइसोलेटेड एटम का कभी अपन रेडियस नहीं बता सकते, चाहे वह कोई भी हो। हम सिर्फ कैलकुलेशन में बता सकते हैं ताकि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं। आइसोलेटेड एटम मतलब? सिंगल एटम, ओके। ठीक है, सिंगल एटम, आइसोलेटेड एटम को अपन सिंगल एटम बोलते हैं। ऐसे उसका रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब आगे थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा।
अब बस बोलने ही वाला था मैं कि मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर, लेकिन उन्होंने भाई रुको अभी, क्योंकि कुछ मतलब पंगे मतलब। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, हमें ये पता है कि सबने हमें बताया है कि सभी एटम में बहुत सारे शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर बार अपन क्या करते हैं, एक ऐसे लिख के और छोड़ देते हैं, बस बस हो गया मेरा ये एटम, इनमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्यों लिखूं, लेकिन होते हैं वहां पर फिक्स, अपन कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो रेडियस आपने मुझे बताया 4.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट, सबको आया? यस सर। ठीक है, तो आंसर अपना आया, सबको आ गया, दैट इज 4.77 एंगस्ट्रॉम। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे। लिखो एक क्वेश्चन और, अब मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लिखोगे। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ third shell of helium atom. Calculate the radius ratio of third shell of helium atom and fourth shell of lithium atom and fourth shell of lithium atom. Third shell of helium atom and fourth shell of lithium atom. तो इस बार अपन को रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है। So 27:8. 27:8 आया, देखो भाई सबका आंसर आया। So 27:8. आ गया सबसे? Z का वैल्यू 2। हाँ जी भाई, सबसे आया? सबसे आ गया। So 60/4. हाँ, डिवाइड बाई 9/2 है ना, ये हीलियम है ना, तो इसमें डिवाइड बाई 2 होगा, और उसका 3/16 थर्ड शेल था, तो इसमें फोर्थ शेल था और लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो अपन ने लिखा 9/2 और 16/, 3/6. तो अपन को 3 बाय यहाँ पर 60 3/16 लिखना है, तो 9 3 जो 27 बाय कितना आ रहा, देखना है जरा, देखना है जरा, आया? यस सर। यस सर। तो फिर 27/32 आ रहा है। मुझे 2.3 और 2.8 आया। नो नो, वी वोंट राइट, वी राइट इन द रेशियो, अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो साफ साफ दिख तो रहा है अपन को। लिखूं मैं, हीलियम के लिए Z होता है 2 और N का वैल्यू 3 गिवन है, लिथियम के लिए
Z होता है 3 और N का वैल्यू 4 के हाँ सर मैंने इनडायरेक्टली किया थोड़ा, डायरेक्टली मतलब रेशियो में। सबको आ गया, किसी को डाउट नहीं? तो फिर दूसरा क्वेश्चन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the velocity of electron in the third shell of hydrogen atom. Calculate the velocity of electron in the third shell of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल में कितना वेलोसिटी होगा? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल में कितना वेलोसिटी होगा? Sir, can you repeat the question? बिल्कुल 2.18 into 10 raised to power। देख, हाइड्रोजन का अगर फर्स्ट शेल होता तो अपन ये भी 1 होता, ये भी 1 ना, उतना ही हो जाता फिर तो वेलोसिटी। तो अभी मैंने पूछा था कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम लिखा है मतलब Z का वैल्यू 1 हो गया, और थर्ड शेल बोला मतलब N का वैल्यू 3. 3 हो गया। चलो भाई फटाफट लिखो। So 7.26 into 10 to the power 5 meter per second. 7.26 into 10 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड ना? मिनट सर। ठीक है, Yes. करेक्ट है। अच्छा देख, अपन से इस बार वेलोसिटी पूछा है। आपने कहा हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, थर्ड शेल में पूछा है तो इनकी वैल्यू 3 है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1.2.18 into 10 की पावर 6 into Z/n मीटर पर सेकंड होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2.18 into 10 to the power of 6 into कर लेते हैं, Z का वैल्यू 1 है और N का वैल्यू 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर पर सेकंड आ जाए। तो एक 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.8 डिवाइड बाय 3 हो गया, और हो गया 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। कैंसिल कर लेते हैं, 7.2 आ गया अपने पास। 2.18 into 10 is to power 6 meter per second। तो अपने पास आ गया। देखो किसी को डाउट है? डन, सबको समझ में आया? नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो मैं Yes, एक बार यस सर। दूसरा क्वेश्चन लिख लें फिर अपन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, calculate the ratio of velocities of electron, a ratio of velocities of electron present in the second shell of lithium ion, present in the second shell of lithium ion, present in the second shell of lithium ion, present in second shell of lithium ion and third shell of helium atom, present in second shell of lithium and third shell of helium, second shell of lithium लिथियम and आयन है ना? हाँ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, Z थोड़ी चेंज हो जाता है आयन बनाने से, Z तो ही एंड थर्ड शेल ऑफ, थर्ड शेल ऑफ हीलियम, ओके सर। second shell of lithium and third shell of helium. 9.4. ले आंसर भी 9:4 में तो जीरो होगा ना? ले भाई, उसका तो आंसर भी आ गया है, मैं तो लिख भी नहीं पाया। सेकंड शेल ऑफ लिथियम मतलब Z कितना 3/2 आएगा, और इसमें हीलियम है तो थर्ड शेल था, तो 2.18 into 10 की पावर 6 Z हो गया, हीलियम है तो 2 है, और डिवाइड बाय थर्ड शेल, तो रेशियो ले लेते हैं अपन ऐसे, है ना?
तो ये तो कैंसिल हो गए और अपने पास कितना आ गया 3/2 इंटू 3/2 ना 3/2 3/2 है ना, तो अपने पास आ गया 9/4। ले भाई Yes, आपका sir. Yes, sir. देखना है, अगर किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है कि सर मुझे डाउट है किसी को डाउट नहीं है। अगर फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम सर सर हाँ थर्ड शेल ऑफ लिथियम में इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, लेकिन यार तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आई, कुछ म्यूजिक म्यूजिक टाइप का बज रहा है तुम्हारे। थर्ड शेल ऑफ लिथियम में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर थर्ड शेल ऑफ लिथियम होगा ना तो अपन अज्यूम, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो मैंने बताया है कि वहां इलेक्ट्रॉन है। तुमने कहा कि भाई सर लिथियम, वो ये कह रहा है कि सर आप एक बात बताओ, लिथियम में तो थर्ड शेल में इनकेस इलेक्ट्रॉन, करना है पूरा, हाँ इनकेस अगर होगा तो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था थर्ड शेल में, वो कह रहा सर होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। मैंने तो पूछा है, मैं तो अपना रेशियो बना रहा हूँ क्वेश्चन में कि भाई अगर मान लो है तो क्या, इसलिए मैंने कहा, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन एनर्जी की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता वेलोसिटी में तुम कोई गड़बड़ करने वाले हैं। चलो भाई अब बात करते हैं अपन एनर्जी की, लिखो। अच्छा बताओ हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में कितनी एनर्जी होगी? -13. Minus 13.6. तो दूसरा एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Calculate the energy of electron present at the second shell of hydrogen atom. Sir, which atom? हाइड्रोजन एटम, ठीक है। -3.4. Minus 3.4. तो मुझसे ये कह रहे हो कि भाई हाइड्रोजन में ऐसे एक न्यूक्लियस बना दिया और एक अपन ने शेल ऐसे और एक शेल ऐसे, तो फर्स्ट शेल का एनर्जी तो हाइड्रोजन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन सेकंड शेल का एनर्जी आपने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। Yes, sir. और जरा थर्ड शेल का एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। -1.5. 1.4 approx. कितना आ रहा? 1 पॉइंट Minus Five. 1.5. Minus 1. -1.5 आ रहा भाई, देख लो। और उसके आगे कुछ और भी है कि बस हो गया? सर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बहुत ज्यादा है. कुछ मतलब बोल रहा था कोई क्या? सर फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट सेकंड और थर्ड में नहीं. Sir, difference बहुत ज्यादा आ रहा है कुछ. बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेल में अगर न्यूक्लियस के बहुत पास होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। सेकंड शेल में दूर चला जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो गया, थर्ड शेल में और भी दूर चला जाएगा तो उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। जैसे जैसे दूर जाएगा डिफरेंस एनर्जी का कम होता जाएगा। मैं ना एटम में ना इन शेल्स को ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इनको ऐसे बना लूंगा। क्या फर्क पड़ता है, उनको पता तो है कि आप शेल्स बना रहे हैं। ऐसे बना देंगे अपन तो बहुत सारे शेल बना देंगे, अब ऐसे सर्किल भी बनाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर कहेंगे ये मेरे लिए फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है, सिक्स शेल है, और भी सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ और nth शेल, इंफिनिटी तक लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब ये जो एनर्जी ऑफ द शेल कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड का वैल्यू तो एक एटम के लिए फिक्स हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन एन के लिए आप क्या करोगे, 1 के लिए 1 स्क्वायर लिखा तो ये आ गया, 2 स्क्वायर लिखा तो इसको 4 से डिवाइड किया, थर्ड शेल के लिए 3 स्क्वायर लिखा तो 9 से डिवाइड किया, फोर्थ शेल के लिए -16 से डिवाइड किया, तो लाइक दैट वी कैन राइट। अब बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं बोल रहा। इसकी एनर्जी तुमने मुझे बताई, एनर्जी ऑफ द शेल तुमने मुझे बताया कि फर्स्ट शेल की एनर्जी जो होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड शेल -1.5 इलेक्ट्रॉन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और nth शेल मतलब कोई भी मर्जी चाहे अपन लिख सकते हैं। फॉर्मूला है, आप n का वैल्यू डालो, you'll get the answers। अपन कहेंगे हम लोग किसी को डाउट नहीं, मतलब अगर डाउट है तो बोल सकते हो, मैंने तो वैसे ही बोल दिया कि किसी को डाउट नहीं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम मुझे ये बता सकते हो कि हाइड्रोजन एटम के सेकंड शेल में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर एनर्जी इज इक्वल टू -1/2। मतलब तुम कह रहे हो उसको प्लस में लिख दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? यस आपने कहा ना एनर्जी ऑफ द शेल इज इक्वल टू, आपने लिखा तो था माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसकी एनर्जी पता है -0.34, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी तो आ गया काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन में अपन पूछे, पता है जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने आपको एक बार मतलब आराम से बताया था सारा कि कैसे एग्जाम देना होता है, क्या होता है एग्जाम। 50% भी अगर अपन पेपर कर लें तो किसी भी एनआईटी में अपन को कंप्यूटर साइंस मिलेगा 50% मार्क्स। और मैंने आपसे कहा था कि अपन जो क्लास में पढ़ेंगे उसके अलावा कुछ नहीं आता। अपन क्लास में 100% चीजें पढ़ेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम 50% एग्जाम में कर दो। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्लास में अपन को जो पढ़ाया गया इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर अपन को समझ में नहीं आया तो अपन सर को बोल देंगे, ये बात है। लेकिन ये नहीं कि भाई समझ में नहीं आ रहा, ये वो नहीं करना है। तो आप बस फोकस रखो। और मुझे एक बात और पता है, सारे स्टूडेंट से जल्दी से समझ में नहीं आती सारी चीजें। किसी कोई बताता नहीं ना कि मतलब हमको दिमाग लगा के पढ़ना है। दिमाग सभी बच्चों में एक जैसा होता है, कोई अच्छा और बुरा बच्चा नहीं होता, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ बच्चे दिमाग यूज करके पहले से पढ़ते रहे तो उनको अंदाजा होता है कि अरे यार ऐसे फटाफट कर लेंगे, पता तो है अपन ने किया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे कि उनको उनके पास दिमाग है लेकिन किसी ने बताया नहीं यार यूज कैसे कैसे करते हैं। तो कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप ट्राई करो, ग्रुप में डिस्कशन करो, दोस्तों से बात करो, फिर भी अपन को लगता है तो सर से बात करो। तो अपन बताएंगे भाई कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। तो लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अपन को एक बात पता है कि जो क्लास में अपन को समझ में आ रहा है और यही चीज अगर पूछी जानी है तो हम तो बिल्कुल सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। सो डरना नहीं है अपन को। मैं आपको क्योंकि सारी चीजें बताऊंगा, एक बात ध्यान रखना, अपन को सब कुछ पता होगा। तुम मतलब इनफैक्ट मुझे क्लासरूम भी याद होता है, अभी तो एक ही रूम में पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे क्लासरूम भी याद होती है। उस क्लास में उस टाइम ऐसे बोला था मैंने, सब याद रहता है। चलो, और ऑफलाइन हो गया तो जिंदगी के 2 साल मजे भी कर लोगे, क्योंकि मेरे साथ पढ़ने के साथ साथ अपन मजे भी करते हैं। बहुत मजे आते हैं क्लास में। ये तो अब क्या मतलब अकेला घूम रहा हूँ रूम में क्या करूँ मैं। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट शेल का पॉजिटिव भी तो लिखना है अपन को। ले भाई, तुम लोग भी वैसे बोर हो गए घर में, परेशान हो गए, पेरेंट्स परेशान अलग कर रहे हैं और लाइफ अलग परेशान कर रही है ना।
पूरे टाइम घर में इज्जत बनाने में लगे रहते हैं, कोई अपनी इज्जत करे कोई करता तो है नहीं। चलो अच्छा ठीक है, अपने पास ये आ गया। अब तो मुझे ना एक बात बता, ये है शेल का एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो किसी भी शेल की? कैसे बताऊंगा मैं? कैसे? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल। हाँ तो कैसे कैसे बताऊं? मतलब अगर मान लो ये एनर्जी मुझे गिवन है फर्स्ट शेल का, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा फर्स्ट शेल में? ट्वाइस हो जाएगा। बिल्कुल, अपन 10 to कहेंगे 2. सर अभी तो आपने लिखा है ऐसे 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपन कहेंगे ठीक है ये लो -27.2। अब देखो इसमें माइनस साइन कैंसिल नहीं हुआ, रीजन बट अट्रैक्शन के लिए भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में लिखो न्यूक्लियस में तो अट्रैक्टेड रहेगा ही ना, तो अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव तो हमेशा ही रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए सभी शेल का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगा -6.8। हेलो, बोलो, किसी को डाउट है तो? एंड सो ऑन लिख लेंगे। तो अपन को किसी भी एटम में किसी भी शेल का एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो किसी भी एटम में मतलब Z चेंज हो जाएगा अगर एटम कोई दूसरा होगा तो, और किसी भी शेल में मतलब एन बताओ आप किस शेल में, तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ एनर्जी शब्द से, किस एटम में किस शेल की एनर्जी चाहिए आपको बताओ, Z और N सब्स्टिट्यूट करके बता दो। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं तो अच्छा ठीक है, आप ये कैलकुलेट करके बताओ। अपन कहेंगे फिर अगर ऐसा है तो अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अपन क्या करते हैं हीलियम एटम की बात करते हैं। तो ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे है तो मैं हीलियम एटम की बात कर लेता हूँ, और हीलियम एटम में n इक्वल टू 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये nth शेल इसमें हीलियम 1 2 3 4 5 और 6 n इक्वल टू 6 तक लिख लेता हूं। कैलकुलेट कर सकते हो क्या? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो मैंने कहा कि अगर अपन ऐसे ना कोई दूसरा एटम भी होगा तो उस दूसरे एटम का भी एनर्जी ऑफ द शेल्स इसी इक्वेशन को यूज करके, जो अपन ने इक्वेशन अभी यूज किया ना E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैलकुलेट। यस सर। तो अब हीलियम के लिए क्या होगा, तो अपन कहेंगे हीलियम के लिए Z इक्वल टू 2 हो जाता है, और क्या होता है बस। हाइड्रोजन के लिए जैसे Z1 था, फर्स्ट शेल में n का वैल्यू 1, सेकंड शेल में n का वैल्यू 2, तो अब अपन इसमें कहेंगे Z तो ये तो फिक्स हो गया 2, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड करो तो इसकी एनर्जी आ गई, सेकंड से डिवाइड करो तो उसकी एनर्जी आ गई, फटाफट लिख लेंगे अपन। लो भाई इसकी एनर्जी आ गई 54.4 -13.6 6.08 6.04 -3.4 2.16 6 वाला शेल में 3 ना, तो 0.4 मतलब 1.5 के आसपास ये लो। बड़ी जल्दी लिख रहे हैं सर आप, हम लोग तो कैलकुलेट करते हैं, आप ऐसे इतनी जल्दी कैसे लिख रहे हैं, तो गलत बात है। तुमको भी बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले कैलकुलेट करना सीख लो। सबको पता है कैसे कैलकुलेट किया मैंने वो वैल्यूज, उधर इसको 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 हो गया, ये फर्स्ट शेल के लिए 1 था तो 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। सेकंड शेल के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको 2 लेना पड़ा, ये तो 4 था तो कैंसिल हो गया, 13.4 आ गया। थर्ड शेल के लिए मुझे 9 लेना पड़ा इसको, और ये 4 था तो 6.04 आ गया। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। लेफ्ट में क्या किया है? किसमें? यस सर। लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में मतलब इधर वाले में? हाँ ये तो अलग एटम है, ये तो अलग एटम है, उसमें भी वही किया जो इसमें कर रहे हैं,
उसमें Z का वैल्यू 1 था, इसमें Z का वैल्यू 2 है। वो हाइड्रोजन एटम था, ये हीलियम एटम है। हाँ बोलो। सर थर्ड सेल में नेगेटिव हाँ, नेगेटिव तो सभी में रहेगा भाई, एनर्जी नेगेटिव के बगैर हो ही नहीं सकती। नहीं लिखा सर ने तो नेगेटिव तो होगा, वो भूल गए हम लोग, लेकिन नेगेटिव के बगैर तो सभी में नेगेटिव होगा। नेगेटिव के बगैर तो अपन बता ही नहीं सकते एनर्जी। क्यों? इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड, और न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसका मतलब एनर्जी तो नेगेटिव होगी। अट्रैक्शन के लिए एनर्जी का Negative होगा। नेगेटिव होगा। अच्छा ठीक है, इसमें देख लेते हैं मैं लिथियम की बात। अभी लिथियम एटम में तो Z3 होगा ना। अब तो कैलकुलेट करते हैं ना, अब क्या करें? नहीं, मैं क्यों लिखूंगा, तुम लोग लिखोगे। 122.4। लो भाई हो गया। फिर कितना आ रहा? बोलो भाई, फोर्थ शेल में कितना एनर्जी आया? -7.6 7.67 -7.65 -7.65। -4.89। 95 आ रहा है तो अपन 89 ही कर देते हैं। ठीक है, लिख दूं ऐसे? सर लेकिन आप फटाफट कैसे करते हो बताओ ना। अरे वो तो ऐसे बकवास मेथड है मेरा, तो बकवास ही बताओ लेकिन बताओ, ठीक है ना। तो अपन ऐसे करते हैं, देख। अब अपन बेरिलियम भी लिख सकते हैं, अब इतना नहीं लिख रहे अपन, बेरिलियम के लिए अपन को पता है Z4 है। अब अपन नहीं लिखते हैं, ये अपन लिख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो आप बता देना, हम लोग अपने आप लिख लेंगे। पहले आप ये बताओ कैसे जल्दी जल्दी कैसे करते हो आप ऐसे, वो हम लोग लिख देंगे। अच्छा एक बात देख, पता क्या है, मुझे एक बात पता रहता है, एक तो मुझे ये वैल्यूज याद है, अगर ये वैल्यूज याद है तो मुझे सारे वैल्यूज याद है। अच्छा वो कैसे? क्योंकि एनर्जी ऑफ एनी शेल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वही शेल का हाइड्रोजन एटम का एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Z² करता हूं मैं बस। मतलब जब मुझे इसको कैलकुलेट करना था ना, तो मैंने इसको 13.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था। मुझे जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना, तो मैंने -3.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था, मैंने 0.85 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था, मैंने 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था, 0.54 था तो मैंने ऐसे लिख लिया था। जब मुझे ये कैलकुलेट करना था ना, तो मैंने फर्स्ट शेल को 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, वो Z² लेके 9 से मल्टीप्लाई। तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके ये लिख रहा था, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था उससे, क्योंकि वो वही वैल्यू आती है ना। राइट, एक बात
मेरे ख्याल से सबको समझ में आया ना मैंने कैसे वो जल्दी से लिख रहा था मैं, क्योंकि हाइड्रोजन को देख रहा था और इधर लिख हाँ रहा था। सर आ गया। एक बात। अब दूसरी बात मुझे क्या पता था, मुझे ये पता रहता है कि जो हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है ना, ये फर्स्ट शेल का एनर्जी, वो हीलियम के सेकंड शेल का एनर्जी होता है। और जो हाइड्रोजन के सेकंड शेल का एनर्जी होता है वो हीलियम के फोर्थ शेल का एनर्जी होता है। जो इसके थर्ड शेल का एनर्जी होता है वो हीलियम के सिक्स शेल का एनर्जी होता है। मतलब शेल में क्या होता है, आप नंबर फॉर द शेल, मतलब अपन क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट शेल का एनर्जी होगा वो इसके सेकंड शेल का एनर्जी होगा, जो इसके सेकंड शेल का एनर्जी होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो फोर्थ शेल का एनर्जी, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, और इसके थर्ड शेल का एनर्जी 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका सिक्स शेल का एनर्जी होगा। बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, इसको आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया आपने किससे, कि भाई ये 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो अच्छा ये 1 है शेल, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसके थर्ड शेल का एनर्जी बता दो ना, है तो जो इसके फर्स्ट शेल का एनर्जी होगा उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका थर्ड शेल का एनर्जी होगा, जो इसके सेकंड शेल का एनर्जी होगा वो एटॉमिक नंबर 3 है, इसके लिए उसका फोर्थ शेल का एनर्जी हो जाएगा, सेकंड ना, 2 into 3। इसलिए मुझे ये वैल्यूज पता थे, हाइड्रोजन के वैल्यूज पता है ना, तो जो इसका फर्स्ट शेल का एनर्जी होगा वो इसका सेकंड शेल का एनर्जी और इसका थर्ड शेल का एनर्जी और इसके फोर्थ शेल का एनर्जी। अच्छा, इसलिए तुम जल्दी जल्दी लिख लेते हो, सेकंड वाला ही शेल है ना, समझ में आ रहा ना कैसे कर रहा है। अब मुझे अगर इसके फर्स्ट शेल का एनर्जी लिखना है ना तो मैं पता क्या करूंगा, 13.6 को इसका z का वैल्यू 4 है ना, उसको 16 से मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा, -217.6। बिल्कुल आएगा। सर तो सेकंड शेल के लिए किसके सेकंड शेल, इसके, नहीं सर, वो उसके वो हाइड्रोजन का सेकंड शेल किसके इक्वल होगा? ये इसके फोर्थ शेल, और इसका अगर सेकंड शेल है तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है ना, तो 2 into 4 8 हो जाएगा, तो उसका 8th शेल का एनर्जी होगा -3.4। ओके। अब एक बात को ध्यान रखना, अभी शॉर्टकट नहीं मारना, क्योंकि शॉर्टकट मारोगे तो गलती ना हो, बस एक बार सीख जाए ना फिर शॉर्टकट, फिर मैंने इसलिए कंपैरिजन में लिखा कि तुम गलती ना करो, कोई शॉर्टकट मारने की अभी अपन को बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन आराम से कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा शॉर्टकट मारेंगे तो ऐसा ना हो कि फिर हम सीख ना पाए चीजें, वो शॉर्टकट में कभी कभी फिर क्या होता है, फिर एडवांस के लायक नहीं रहेंगे अपन शॉर्टकट में, इसलिए पहले मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा, उसके बाद अपन शॉर्टकट देख लेते हैं यार, ठीक है ना, फटाफट कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके सर। तो अपने पास ठीक है, मुझे सारे शेल्स की एनर्जी तो दिख रही है, अब एनर्जी के फॉर्मूले में कैलकुलेट करने के लिए रहा क्या, आपने सारे शेल की एनर्जी तो बता दी, कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोई क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा, इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक और बात बताना था मुझे, देख जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना, एनर्जी ऑफ द शेल बढ़ेगा, नेगेटिव सही है ना, जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना एनर्जी ऑफ द शेल बढ़ेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द शेल्स कम होगा, और अपन किसी भी शेल का ओके एनर्जी सर। कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन, अच्छा अपन ने काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी लिखा ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव था, तो अपन एक बात बोल सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी तो अपन ने पॉजिटिव में लिखी थी, जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम तो अगर बढ़ेगी। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पक्का ना। हाँ सर। यस जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कम। अपन कहेंगे वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी से प्रोपोर्शनल होता है ना, 1/2 mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा, अच्छा इसलिए आपने लिखा था ऐसे, तो यहीं से बता देता हूं, अगर n का वैल्यू बढ़ेगा
तो वेलोसिटी ओके सर, कम होगी, कम होगा। और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ओके सर। ठीक है ना। तो शेल का तो अपन यहीं से बता देते, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तो बताया था मुझे। ये था आपका एनर्जी कैलकुलेशन, ये था अपना पॉइंट नंबर 3। अब मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा। फोर्थ पॉइंट में मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाँ जी भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कुछ बताओ ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सर फॉर्मूला के टर्म्स में फॉर्मूला के टर्म्स में मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जनरल टर्म में अगर अपन फ्रीक्वेंसी बताएं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स। अपन कहेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि किसी एक पॉइंट से Number 1 second. इलेक्ट्रॉन कितने बार पास करेगा इस पॉइंट से इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक पॉइंट से कितने, अपन जैसे अपन बस स्टॉप पे जाते हैं ना तो पूछते हैं ना यार बस की फ्रीक्वेंसी बताओ ना, क्या पूछेंगे ना अपन, बस की फ्रीक्वेंसी बताओ। या स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बताओ, लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बताते हैं ना अपन को, हाँ भाई 5 मिनट फ्रीक्वेंसी है, मतलब 5 मिनट में वहां से ट्रेन पास करेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो किसी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन कितने बार पास करेगा पर सेकंड, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए अपन पर सेकंड बोल रहे हैं। अब ये भी बोल सकते हैं भाई पर 20 सेकंड बताओ, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, बता दें। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब पर टाइम होता है, यूनिट भी वही होता है, अपन को पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है पर टाइम, और टाइम होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ठीक है, टाइम लिखता हूं मैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लेता हूं, तो मतलब ऊपर स्पीड अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई स्पीड क्या होता है, तो अपन कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बता देंगे उस शेल में, तो अपन इसमें v कैलकुलेट कर लेते हैं। शेल बताओ कौन सा है, इसलिए n लिख देता हूं, और डिस्टेंस तो देख लो किस शेल में है, तो सर्कमफ्रेंस ले लो उसका, डिस्टेंस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ही तो हो गया, तो अपन कहेंगे 2 पाई r। तो अब r किस शेल का r बताना है वो भी बता देना। ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए विल राइट लाइक दिस। वेलोसिटी तो अपन को पता है क्या होता है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/n, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में होता है, अपन कैलकुलेशन सारे m केस में करते हैं। और 2 इंटू पाई अपन को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन रेडियस को मैं 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z लिखूंगा, n स्क्वायर बाय z लिखेंगे, लेकिन ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट था, तो अपन इसको ना मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये मीटर्स, अब आप बता दो किस शेल में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, किस एटम में, किस एटम मतलब z, शेल मतलब है, बता दूंगा फ्रीक्वेंसी। अपन कहेंगे सर उसमें बहुत सारा पार्ट तो कांस्टेंट एडेड है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं ना, उसको प्रोपोर्शनलिटी बना लेते हैं। वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज, अगर जरूरत पड़ा तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अपन लिखेंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज z/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय z, या फिर मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, दैट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, ये लिख सकता हूं। अगर मैं कांस्टेंट को हटा लूं तो, और अगर फ्रीक्वेंसी किसी शेल में किसी एटम में कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो इसी को कैलकुलेट करना होगा, अपने पास पर सेकंड आ जाएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट अपन सबको पता है क्या होता है, हर्ट्ज, 1 पर सेकंड।
तो एक तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो अपन से फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन पूछ लेते हैं। दूसरा अपन से पूछ लेते हैं टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एक सर्किल में, एक रेडियस में, यहां से यहां तक वापस आने के लिए कितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अपन कहेंगे देखो भाई, आप टाइम पीरियड पूछोगे तो मैं कहूंगा लो, आपने टाइम लिखा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फिर तो अपना क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये लो, फिर तो और इजी हो गया। So t will be equal to, the time period will be equal to, that is proportionality में लिख लेते हैं। लो, तो बड़ा इजी हो गया। फिर तो टाइम पीरियड कुछ, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी आता है तो मैं टाइम पीरियड तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके सर। तो एक क्वेश्चन हो जाए, है ना? चल देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the second shell of lithium atom। चलो भाई कैलकुलेट कर दो। इसमें अपन ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। इससे अच्छा अपन ये पूरा फॉर्मूला यूज करें, ये अपन को याद रहेगा। और अगर वैसे अपन बना भी सकते हैं फटाफट, लेकिन उसमें रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी अपन कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। करो कैलकुलेट, थोड़ा कैलकुलेशन सीखोगे। हो गया। सर 31.5 into 10 की पावर 14। 31.5 इंटू 10 to the पावर ऑफ 14 बता रहा है भाई ये पर सेकेंड। एक बार चेक करो,
मैं कैलकुलेट करूं, एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, चेक कर लूं, सर मुझे 75 आया। देख लेते हैं यार एक बार, है ना, मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे कैलकुलेट करना है अगर, तो मुझे कैलकुलेट करने के लिए मैं इस 2 को गायब करके इसको 1.09 करूंगा, इसको और इसको 2 से कैंसिल कर दूंगा, इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास बचेगा तो 3 इंटू 3 बचा, और इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो 10 की पावर 16 हो गया। नीचे बचा मेरे पास 3.14 इंटू करूंगा तो 4, ये बचा मेरे पास। इसको कैंसिल करूंगा तो ये 0.95 के आसपास जाएगा। तो 0.95 मतलब 3 इंटू 0.95 का मतलब हो गया ये 3/4 का मतलब 0.75। 0.75 को थोड़ा छोटा करो, तो 0.75 को अगर थोड़ा छोटा करूंगा तो चलो 0.7 करता हूँ, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा यस 7 सर, इंटू 10 टू द पावर 0.71 इतना आ रहा है यार। 0.71 into 10 is to power 16. लो भाई 0.71 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें क्या एक बार? सर हाँ बोलो। तो दूसरा 3 कहाँ से आया? दूसरा 3 वो इधर थे ना यार, अरे ये भी f इज इक्वल टू था 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू उधर क्या z बाय n, z कितना 3 डिवाइड बाय 2 था, और इसके लिए 2 इंटू लिखा 3.14 इंटू, तो 2 पाई हो गया और 0.53 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 आया, और उसमें क्या था n स्क्वायर, n था 4 और डिवाइड बाय 3, ये 3 ऊपर गया था ना। हाँ हाँ आया। Yes sir, done. Yes, sir. yes sir done. सबको समझ में आया? हाँ हाँ sir. किसी का Yes डाउट sir. होगा तो बताएगा। तो अब अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं ऐसे, तो ठीक है, विल गेट दैट आंसर ऐसे। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करूंगा, लिखो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the ratio of frequency of electrons, calculate the ratio of frequency of electrons, a ratio of frequency of electrons in the fourth shell of hydrogen atom, fourth shell of hydrogen atom, and third shell of helium atom, third shell of helium. What will be the ratio? Helium no. हाँ helium, H लिखा मैंने वैसे, Okay sir. third shell of helium. चलो भाई बताओ। अब ना अपन को रेशियो कैलकुलेट करना है तो कांस्टेंट तो कैंसिल होंगे ना, अब अपन ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं जब रेशियो पूछेंगे, क्योंकि कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगी ना। So 27/256. लो भाई बोल रहे हैं 27/256, तो मैं एक बार लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर आएगा, और n इज फोर्थ शेल मतलब 4 का क्यूब 60. आएगा, है ना। इसको क्यूब वैसे Yes, लिख लेते sir. हैं ना अपन पहले, और डिवाइड कर लेते हैं, फिर अपन क्या आप हीलियम लोगे तो z हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर आएगा,
और डिवाइड बाय करूंगा तो n उसका थर्ड शेल लिया आपने, तो 3 का क्यूब आ जाएगा, राइट ना। तो इसको ऐसे Yes, कर लेते हैं, 1/64 आएगा ना ये तो, और ये 27 आएगा, तो ऊपर 27 है और डिवाइड बाय 4 करना। upon 4. तो अपने पास 27 डिवाइडेड बाय 64 into 4 आएगा 128 256। देखो भाई अगर किसी को डाउट है। ये आपका बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थे। यस सर। अब इससे आगे अपन को पढ़ना है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जो मैंने शेल वगैरह आपको बताए थे उनके बारे में अब एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट क्लास था तो तुम लोग बड़ी क्लास में थक गए होगे थोड़ा, राइट। तो अब अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। Okay, sir. Thank you, sir.